प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरे दिन ममता बनर्जी पर दूसरी बार हमला किया। आज तो जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य बीमा योजना की लॉन्चिंग थी, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बंगाल सरकार ने वहां के लोगों की सेहत से समझौता किया। कल मोदी ने ममता बनर्जी पर किसानों का हक मारने का आरोप भी लगाया था। कार्यक्रम जम्मू कश्मीर पर, लेकिन निशाने पर ममता सरकार। आप कोलकाता गए हैं तो वहां मुश्किल होगा। कार्यक्रम किसान निधि का, लेकिन निशाने पर ममता सरकार। 70 लाख से अधिक किसान, मेरे किसान भाई बहन बंगाल के, इस योजना के वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं। 2 दिन, 2 अलग अलग कार्यक्रम, लेकिन निशाना एक, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार। पीएम मोदी ने ममता सरकार पर 2 दिन में 2 बड़े हमले किए। मोदी ने कल किसानों को तो आज जम्मू कश्मीर के लोगों को समझाया कि बंगाल सरकार कैसे जनहित के मामलों को नजरअंदाज कर रही है। तो ये कार्ड मुंबई में भी आपके काम आएगा। आप चेन्नई गए तो वहां भी काम आएगा। वहां के अस्पताल भी मुफ्त में आपकी सेवा करेगी। आप कोलकाता गए हैं तो वहां मुश्किल होगा, क्योंकि वहां की सरकार आयुष्मान योजना से नहीं जुड़ी है। कुछ लोग होते हैं, क्या करें। पूरे हिंदुस्तान के किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। सभी विचारधारा की सरकारें इससे जुड़ी हैं, लेकिन एकमात्र पश्चिम बंगाल सरकार, वहां के 70 लाख से अधिक किसान, मेरे किसान भाई बहन बंगाल के, इस योजना के वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी सरकार की चौतरफा घेराबंदी की जा रही है। किसान निधि के मुद्दे पर तो केंद्र और राज्य के बीच ठनी हुई है। तृणमूल कांग्रेस इसके लिए केंद्र को ही जिम्मेदार ठहरा रही है। प्रधानमंत्री को ये कहना सरासर असत्य है। पश्चिम बंगाल सरकार केंद्र को चिट्ठी लिखा कि आपको जो देना है किसान सम्मान निधि में, आप वो राज्य सरकार का माध्यम से दीजिए। राज्य सरकार को रुपया दीजिए, राज्य सरकार इसको किसानों को देगा। ये नहीं माना तो अगर किसान को ये राज्य में नहीं मिला तो इसके लिए गलती तो केंद्रीय सरकार को है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभी पश्चिम बंगाल में कोई चुनावी रैली तो नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने अलग अलग कार्यक्रमों में ममता बनर्जी सरकार पर 2 दिन में 2 धारदार अटैक करके बंगाल की चुनावी फजा को गरमा दिया है। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो उगाया वही काटने को मजबूर हैं। एक कहावत भी है, बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से होए। अधीर रंजन के अनुसार बंगाल में ममता ने ही बीजेपी के लिए पलक पावड़े बिछाए थे, लिहाजा ममता को मुसलमानों से माफी मांगनी चाहिए। क्या वास्तव में ममता ने ही बंगाल में बीजेपी को नींव रखने दी? और आखिर ममता को मुसलमानों से क्यों माफी मांगनी चाहिए? इसके सियासी मायने क्या हैं? आपको बता रहे हैं हमारे सहयोगी विजय विद्रोही। आप लोगों को सामने खड़ा होके मैं माफी मांग रही हूं, और उसके बाद आप कह सकते कि आप बंगाल के लोग, आप और बंगाल के मुसलमान, आपसे मैं चुनाव में समर्थन मांग रहा हूं। बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि ममता बनर्जी को मुसलमानों से माफी मांगनी चाहिए। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने 1998 में बीजेपी के साथ समझौता कर उसे देश प्रेमी पार्टी बताया था, जिसे अब वो सांप्रदायिक पार्टी बता रही है। तब ममता अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री थी और बीजेपी से सियासी दोस्ती कई साल चली थी। अटल जी तो ममता की तेज तर्रार राजनीति को बहुत पसंद भी किया करते थे। ममता भी अटल जी का बहुत सम्मान करती थी। जो पेड़ आपने बुआई थी, वो आपको अभी लगा कि इसको कटने की जरूरत है। सवाल उठता है कि आखिर अधीर रंजन चौधरी ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? क्या उनकी नज़र बंगाल के 28% मुसलमान वोटों पर है? वैसे जानकारों का कहना है कि ये संख्या अब बढ़कर 30 से
32% हो गई है। मुस्लिम कम्युनिटी है, ओबीसी 17% रिजर्वेशन में 94.96% आपका कास्ट इंक्लूड हो गया है। इसका मतलब है 14% का 13% आपको नौकरी में रिजर्वेशन हो गया है। बंगाल का माइनॉरिटी पूरा देश में सबसे पीछे हुआ माइनॉरिटी है, और उस टाइम ममता बनर्जी जी जिस तरीके से कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन फॉर एवरी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सबके लिए जिस तरीके से डेवलपमेंट की है, माइनॉरिटी का डेवलपमेंट भी उसी तरीके से किया है। बंगाल की 294 सीटों में से 125 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है। इन 125 सीटों में से भी 90 से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। 2016 के विधानसभा चुनाव में ममता ने कुल 211 सीटें जीती थी, लेकिन इनमें से 98 सीटें मुस्लिम बहुल इलाकों से थी। इन 98 में से 68 सीटें ऐसी थी जहां मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। कुल मिलाकर 70% मुसलमानों का वोट ममता की झोली में गया था। 1977 से लेकर 2011 तक बंगाल में राज करने वाला वाम मोर्चा भी मुसलमान वोटों के सहारे ही सत्ता में आता रहा है। 2006 के विधानसभा चुनाव में कुल 235 सीटें वाम मोर्चे ने जीती थी। इनमें से 102 सीटें मुस्लिम बहुल 125 सीटों में से ही जीती थी। इससे अंदाजा लगता है कि बंगाल में मुस्लिम वोटों की अहमियत कितनी है। वैसे इस मुस्लिम वोट के पहले दावेदार कांग्रेस और वाम दल हुआ करते थे, फिर तीसरा दावेदार ममता के रूप में सामने आया। इस बार चौथे दावेदार ओवैसी हैं, जो मुस्लिम बहुल 70 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने की बात कर रहे हैं। हम आ रहे बंगाल को, आ रहे बंगाल को, आ रहे अब बराबर आएंगे बंगाल को। मुर्शिदाबाद भी जाएंगे, मालदा भी जाएंगे, दिनाजपुर जाएंगे, सब जगह जाएंगे। अधीर रंजन चौधरी क्या ठेका लेके बैठे हुए मुसलमानों का? अधीर रंजन चौधरी को बताना चाहिए कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमान इतने बुरे हाल में क्यों है। अधीर रंजन चौधरी को बताना चाहिए कि उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया है। कब्र का टुकड़ा कहां कहां बरसे, तमाम दश्त ही प्यासा दिखाई देता है। बंगाल पर नजर डालें तो मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी 66% है, मालदा में 51, उत्तरी दिनाजपुर में 50, दक्षिणी दिनाजपुर में 25, बीरभूम में 37, दक्षिण 24 परगना में 35, उत्तरी 24 परगना में 38, नादिया में 27, हावड़ा में 26 और यहाँ तक कि कोलकाता शहर में मुस्लिम आबादी करीब 21% है। ममता ने सिंगूर और नंदीग्राम में जमीन के विवाद पर आंदोलन और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने की मांग जोरदार ढंग से उठाकर मुसलमानों में पैठ बढ़ाई। ये वोटर पहले वाम दलों के साथ हुआ करता था। शहरों में उर्दू बोलने वाले मुसलमान कांग्रेस के साथ रहे हैं, लेकिन यहाँ भी ममता सेंध लगाने में कामयाब हुई है। अच्छे से जानते हैं हमारा पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आप लोग जानते हैं, हम लोग सेकुलरिज्म में विश्वास करता है। मेरा पार्टी का नेत्री जो है वो भी सेकुलरिज्म में विश्वास करता है। सेकुलरिज्म हम लोग पार्टी का नीति है। उधर बीजेपी की बात करें तो वह हिंदू कार्ड खेल रही है। CAA और NRC का मुद्दा उठा रही है। ममता पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगा रही है। अवैध बांग्लादेशियों को खदेड़ने की बात कर रही है। इस हिसाब से 30% वोट उसके हाथ से निकलता है। बाकी 70% के दम पर सत्ता में आने के लिए स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा चाहिए। करीब 75% सीटें जीतनी होंगी। इस बात को बीजेपी भी समझ रही है कि 294 में से अगर 100 मुस्लिम सीटें भी निकाल दी जाएं, तो बाकी बची 194 सीटों में से सत्ता हासिल करने के लिए 148 सीटें जीतना आसान नहीं होगा। वैसे मुस्लिम वोट बैंक से बीजेपी ने पूरी तरह से किनारा भी नहीं किया है। 2018 के पंचायत चुनाव में बीजेपी ने 850 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 27 जीते थे। पिछले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने 6 सीटों पर मुसलमानों को टिकट दिया था। बीजेपी को पिछले लोकसभा चुनाव में यूं तो 40% वोट मिला, 18 सीटें मिली और 57% हिंदुओं ने इसे वोट दिया। उधर ममता को हिंदू वोट सिर्फ 32% मिला, लेकिन 70% मुसलमान वोट के सहारे ममता 22 सीटें जीत गई, कुल मिलाकर करीब 44% वोटों के साथ। ये 70% का आंकड़ा ही गेम चेंजर साबित हुआ। बिहार में 5 सीटें निकालने से उत्साहित ओवैसी बंगाल की 70 सीटों पर लड़ने का इरादा जाहिर कर रहे हैं। उधर कांग्रेस और वाम दलों के बीच गठजोड़ हो गया है। ऐसे में बीजेपी उम्मीद कर रही है कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा और उसका हिंदू कार्ड चल जाएगा। अधीर रंजन चौधरी भी इसे समझ रहे हैं।
इसीलिए वो ममता पर बीजेपी के लिए रास्ता बनाने का आरोप लगा रहे हैं और मुसलमानों से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ममता ने जो उगाया वही वो काटने के लिए मजबूर है। इसके अलावा अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि पिछले यानी 2016 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी और संघ ने गुपचुप ढंग से ममता का साथ दिया था, ममता ने उनका साथ लिया था। उस समय बीजेपी का मकसद वाम दलों और कांग्रेस को कमजोर करने का था। बीजेपी की रणनीति यही थी कि वाम दलों को खास तौर पर पहले हाशिए पर सरकाया जाए। एक बार लेफ्ट को निपटा दिया तो ममता को सियासी रूप से सिमटाया भी जा सकता है और निपटाया भी। यानी ममता ने जो गलती 2016 में की उसका खामियाजा ममता को 2019 के लोकसभा चुनाव में मिला और अब विधानसभा चुनाव में भी उठाना पड़ सकता है। 2016 साल में जब बंगाल में चुनाव हुई थी, उस समय भी आज की तृणमूल पार्टी को सत्ता में लाने के लिए बीजेपी पार्टी आरएसएस भरपूर मदद किया था। ये मैं बड़ी दावे के साथ कह सकता हूं। आप उस समय की जो चुनावी जो स्टैटिस्टिक्स है उसका आप देखने का कोशिश कीजिए, आपको खुद पता चलेगा। लेकिन ममता की पार्टी के लोग इससे इनकार करते हैं और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हमारा स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर है अच्छा काम करता है और जो काम करता है मनुष्य के लिए कहते हैं। इतना प्रकल्प जितना प्रकल्प बना है कोई राज्यों में इतना प्रकल्प नहीं है मनुष्य के लिए। ममता बनर्जी भले ही अपनी जीत का दावा कर रही हो, लेकिन फिलहाल उनकी पार्टी में भगदड़ मची है। दरअसल बीजेपी ममता बनर्जी के साथ वही खेल खेल रही है जो किसी वक्त ममता बनर्जी ने वाम मोर्चा और कांग्रेस के साथ खेला था। नंदीग्राम में 2011 में किसान आंदोलन की अगुवाई कर ममता को सत्ता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शुवेंदु अधिकारी बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। कुछ अन्य विधायक और सांसद भी टीएमसी का साथ छोड़कर बीजेपी में चले गए हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी तंज कसते हैं कि पहले ममता भी कांग्रेस और वाम मोर्चे के नेताओं को तोड़ती रही है और बीजेपी ममता से ही सबक लेकर ये काम कर रही है तो ममता को दर्द हो रहा है। उनका कहना है कि पिछले लोकसभा चुनाव में ममता ने शुवेंदु अधिकारी को उनके पीछे लगाया था और अब शुवेंदु ममता से पीछा छुड़ा चुके हैं। वैसे ममता ने ओवैसी के कार्यकर्ताओं के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं, तो बीजेपी ने अपने स्थानीय नेताओं से कह दिया है कि वो टीएमसी से आने वाले नेताओं का दिल खोलकर स्वागत करें, उनकी आलोचना करने से बाज आए। इलेक्शन में हिंसा का आरोप ये तो हम पंचायत से देख रहा है। उसके बाद लोकसभा चुनाव अच्छा हुआ, परिणाम भी अच्छा मिला भाजपा को लिए। आगामी जो चुनाव आएंगे वो चुनाव में तृणमूल खत्म हो जाएंगे। ममता बनर्जी 1997 में कांग्रेस छोड़ के तृणमूल कांग्रेस बनाई। 2001 का विधानसभा चुनाव वो कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ी थी। 2009 का लोकसभा वो कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ी थी। 2011 का विधानसभा वो कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ी थी। तो कांग्रेस को तो अगर ममता साथ खाली गठबंधन होने से, जो उनका आरोप है भाजपा के साथ गठबंधन उन्होंने किया इसलिए भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में मजबूत हो गई, तो आपके साथ 3-3 बार गठबंधन की। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1996 में ज्योति बसु की सरकार ने खुद स्वीकारा था कि 1977 से 1996 के बीच बंगाल में 28,000 राजनीतिक हत्याएं हुई है। ये बात गृह मंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने उस समय विधानसभा में कही थी, जो बाद में मुख्यमंत्री भी बने थे। उस समय वाम मोर्चा और कांग्रेस का ही वजूद था। ये सिलसिला आज भी जारी है। चुनाव आते हैं जाते हैं, जय पराजय होता रहता है। कभी ये बैठेगा कभी वो बैठेगा, लेकिन ये मौत का खेल लोकतंत्र में कभी नहीं चल सकता है। और मौत का खेल खेल करके कोई मत नहीं पा सकता है। ममता दी, आपके बहरे कान खोल कर सुन लो। जितना रोकना चाहोगी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर गांव-गांव जाकर कमल का संदेश देंगे। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में रैली करते हैं तो टीएमसी के हाथों मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं का बाकायदा नाम लेकर ममता को घेरते हैं। उधर ममता बनर्जी बीजेपी पर ऐसे ही आरोप लगाती हैं। देखिए, देखते देखते कितना कुछ बदल गया। पहले इस तरह के आरोप वाम मोर्चा और कांग्रेस एक दूसरे पर लगाते थे और आज कांग्रेस का हाथ वाम मोर्चा के साथ है। आज आरोप ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच लग रहे हैं, जबकि किसी वक्त केंद्र में दोनों ने एक साथ सत्ता का सुख भोगा था। विजय विद्रोही, एबीपी न्यूज।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।